हेलो फ्रेंड, मैं हूं सचिन कुमार मिश्रा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जो कि 2007-8 में थी दोस्तों। फ्रेंड्स, ये पूरा मामला बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बैंकिंग का थोड़ा वर्किंग बता देना चाहता हूं, कैसे कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक से अलग है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास जो भी बैंक होते हैं जहाँ पे हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग वहाँ से लोन लेते हैं, वो सब कॉमर्शियल बैंक होता है। जैसे आप इस स्लाइड में देखो कॉमर्शियल बैंक कैसे वर्क करता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक बंदा 1 लाख रुपए इस बैंक पे जमा करता है, 1 साल बाद बैंक उसे 5% इंटरेस्ट रिटर्न के साथ 1,05,000 रुपये देती है। अब जो 1 लाख रुपए है ना, वो बैंक उस पैसे का यूज़ किसी और को लोन देने के लिए करेगी। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, बैंक ने इस बंदे को 10% इंटरेस्ट के साथ 1 लाख रुपया दिया। अब 1 साल बाद ये बंदा बैंक को 1,10,000 रुपया देगा। अब चूंकि 1,05,000 तो बैंक को पहले वाले बंदे को देना है, तो 5,000 बच गया ना, वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से कॉमर्शियल बैंक वर्क करता है। अब देखेंगे कैसे कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक से पूरी तरह अलग है। दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक की तरह इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ना, उसमें पैसे का डिपॉजिट नहीं होता है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंक एक फाइनेंशियल ब्रोकर है कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच का। अब किसी बंदे को कंपनी खड़ी करनी है, उसे पैसे चाहिए, अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी लोग पैसे को इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो उस पैसे का यूज़ इन्वेस्टमेंट बैंक उस व्यक्ति को देगा जिसे कंपनी खड़ी करनी है, जांच पड़ताल करने के बाद। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट बैंक का काम। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। दोस्तों, 1933 में अमेरिका में एक एक्ट बनाया गया, ग्लास-स्टीगल एक्ट। इस एक्ट के थ्रू कॉमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक को पूरी तरह अलग कर दिया गया, मतलब कि दोनों अलग अलग काम करेंगे। लेकिन 1999 में इस एक्ट को ब्रेक कर दिया जाता है। अब कॉमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उस इकोनॉमिक क्राइसिस में हुआ क्या था। 1999 में जब ग्लास स्टीगल एक्ट को ब्रेक किया गया, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक एक साथ हो गए, तो उसमें हुआ क्या। दोस्तों, आप इस डायग्राम को देखें। एक्चुअली यहाँ पे एक कॉमर्शियल बैंक है, एक बंदा जो इस बैंक में पैसे लेने जाता है। अब देखिए, बैंक जब पैसे देता है ना, तो सबसे पहले जांच पड़ताल कर लेगा कि वो बंदा पैसे को चुका पाएगा कि नहीं, उसका जॉब है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब बैंक ने इसे पैसे दिया, अब बदले में सिक्योरिटी के रूप में बैंक कुछ ना कुछ तो रखेगा ना। तो मोर्गेजेज डिमांडता है बैंक। एक लीगल एग्रीमेंट होता है मोर्गेजेज, एक पेपर, चाहे उसका घर का कागजात हो या फिर अगर कोई व्यक्ति व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन ले रहा है, तो उस व्हीकल को ही वो मोर्गेजेस के रूप में रख देगा। जनरली उस वक्त लोग हाउस लोन लेते थे, इसलिए मोर्गेजेस के रूप में घर को ही रखा जाता था। अब इन्वेस्टमेंट बैंक का दखल अंदाजी देखिए कहाँ हुआ। एक्चुअली जब इन्वेस्टर लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट बैंक बदले में उसे भी तो चाहिए, बैंक जैसे बैंक किसी से लीगल एग्रीमेंट ले रहा है, उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो बैंक का भी फर्ज बनता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट दे ताकि उनका पैसा सिक्योर रहे। तो बैंक जो लीगल डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर को दे रही थी उस वक्त, उसको सीडीओ कहा गया, कोलेक्टराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। अब ये सीडीओ बनता कैसे है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक जो था ना, वो कॉमर्शियल बैंक को अप्रोच करता है, कॉमर्शियल बैंक से मोर्गेजेस का डिमांड करता है, और उस मोर्गेजेस का कलेक्शन से सीडीओ तैयार किया जाता है। आप कह सकते हो सीडीओ जो है ना, वो मोर्गेजेस का कलेक्शंस होता है। ठीक है। तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर लोग उस इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बदले में उन्हें सीडीओज चाहिए था। तो सीडीओज के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक कॉमर्शियल बैंक को अप्रोच करता है कि भाई तुम मुझे मोर्गेजेस दो, मुझे सीडीओज तैयार करनी है। इस तरह से मोर्गेजेस का डिमांड बढ़ गया। अब मोर्गेजेस का डिमांड बढ़ने लगा, तो मोर्गेजेस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देने लगा। बहुत सारे लोगों को लोन मिला। इनमें उन लोग भी शामिल थे जो कि सब प्राइम थे, मतलब ऐसे लोग जो कि लोन चुका पाएंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, उन्हें भी लोन मिल गया। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो मोर्गेजेस दिए थे वह लीगल नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया, कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक को मोर्गेजेस सप्लाई करेगा। अब जब मोर्गेजेज ही लीगल नहीं रहेंगे, तो जो उससे बना सीडीओ जो होगा वो भी लीगल नहीं होगा। 30% फॉरेन इन्वेस्टर को ऐसे
मोर्गेजेस से बने सीडीओज मिले थे जो कि हाई रिस्क पे थे। वही बाद में जाकर उनके क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण बना, जो कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा क्राइसिस में लाकर खड़ा कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट बैंक किया क्या कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वो जो सीडीएस तैयार किया था उसकी रेटिंग एक्सीलेंट दिलवाई उन्होंने। 75% सीडीओज का जो रेटिंग था ना वो एक्सीलेंट था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉमर्शियल बैंक उन लोगों को भी लोन दे चुकी थी जो कि सक्षम नहीं थे लोन चुकाने के लिए। अब जब एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो लोग लोन नहीं चुका रहे थे, तब कॉमर्शियल बैंक उनके घर को ही सीज कर लिया, उनके घर को ही लेकर नीलाम करने लगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि लोन नहीं चुका पा रहे थे। इस तरह से कॉमर्शियल बैंक ने बहुत सारे लोगों के घर को सीज कर लिया और उसे नीलाम करने लगा। इस तरह से घर का जो डिमांड था, जो कि 2005 तक पीक पे था, अब डिमांड धीरे धीरे घटने लगा, प्राइस भी घटने लगा, डिमांड भी घटने लगा, क्योंकि बहुत सारे घर हो गए थे मार्केट में। अब हुआ क्या कि जो लोग हाउसिंग लोन लिए थे अब उन्हें घाटा होने लगा, क्योंकि वो 70 लाख का सपोज लोन लिए थे और उस घर का अब कीमत मात्र 50 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, तो 70 लाख का लोन क्यों दे। इसलिए वे लोग जो कि लोन चुकाने में सक्षम थे वो भी अब घर छोड़ने लगे। यही था यूएस हाउसिंग कोलैप्स। अब घर का डिमांड पूरी तरह से घटने लगा, क्योंकि लोग घर छोड़ने लगे, बैंक के पास पैसा आ नहीं रहा था, इसलिए बैंक किसी को पैसा दे नहीं सकता था। अब यहीं से क्राइसिस शुरू होता है, क्योंकि अब बैंक चल ही नहीं रहा है, क्योंकि बैंक में कुछ लोग पैसा लेने जा रहे हैं, उन्हें पैसा मिल ही नहीं रहा है और बकाया पैसा आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे बैंक के पास पैसे के रूप में क्या है, घर है। अब वो घर कम सस्ते दामों पर बेचे। अब जो मोर्गेजेस से जो सीडीओस तैयार किए थे उस सीडीओस का भी वैल्यू जीरो हो गया, क्योंकि बैंक तो उनका घर को यूज कर लिया। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 2005 तक होम का सेल भी बहुत ज़्यादा था, होम का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था और कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहे थे। 2005 तक ग्राफ सीधे ऊपर जा रहा है। अब देखिए 2005 के बाद हुआ क्या। जैसे ही लोग घर छोड़ना शुरू किए, घर का ग्राफ जस्ट ऑपोजिट हो गया, इसका जस्ट उल्टा। 2008 में तो होम सेल भी बहुत कम हो गया, होम का प्राइस भी बहुत हो गया, कंस्ट्रक्शन तो 2009 तक जीरो हो गया, जीरो। अब मैं इस वीडियो में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ग्रुप के बारे में बताता हूँ। एक ऐसी कंपनी है जो कि सीडीओस पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था। शुरू में तो इसने इंश्योरेंस प्रोवाइड करके बहुत सारा पैसा कमाया। जैसे इंश्योरेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक बाइक खरीदा, बाइक में खरीदते वक्त मैंने एक उसका इंश्योरेंस करवा लिया, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके। अब हुआ क्या कि अगर जितने समय तक हमने इंश्योरेंस कराया है, कुछ बाइक में कुछ हुआ, सपोज एक्सीडेंट या कुछ भी, तो उसकी भरपाई वो कंपनी करेगा। लेकिन अगर उस दरमियान कुछ नहीं हुआ तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट होगा। शुरू में एआईजी इंश्योरेंस करके बहुत पैसा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके सीडीओस को बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उससे पैसे मिलते थे, प्रीमियम मिलता था, लोग प्रीमियम देते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एआईजी 5 सालों में उसकी रेवेन्यू जो थी 737 मिलियन से 3 बिलियन तक पहुँच गया। करीबन 70.5% ऑफ द कंपनी टोटल रिवेन्यू ये सीडीओस के इंश्योरेंस करने पे आया, जो कि लोग उसे एक्स्ट्रा पैसा देते थे। लेकिन जब कंडीशन ख़राब हुआ, सीडीओस का वैल्यू जीरो हो गया, सब प्राइम लोग लोन चुका नहीं पा रहे थे, लोग घर छोड़ने लगे, हाउसिंग कोलैप्स होने लगा। इसके वजह से एआईजी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये कंपनी बैठने के कगार पर आ गई। 99.3 बिलियन का लॉस हुआ, जिसमें 85% यूएस गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करके फिर से इसे खड़ा कर दे, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉसेस जुड़े हुए थे। इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में बहुत भयानक था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसे को इन्वेस्ट कर चुके थे और जो सीडीओस उन्हें रिटर्न में मिला था उसकी वैल्यू ही जीरो हो गई। जैसे आपको मैंने कुछ समय पहले एक स्लाइड में बताया था कि 2008 में 30% जो उन्हें सीडीओस था वो बहुत हाई रिस्क पे था। यूरोपियन कंपनी तो और भी ज़्यादा तबाह हो गए अमेरिका के तुलना में। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इस तरह से लेहमन ब्रदर्स जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया और करीब 7.5 मिलियन